नहीं आ रहा है, मैंने कहा डाउनलोड करके रख दीजिए सारे चैप्टर वाइज़। अब आते मन पे डाउनलोड करो फिर स्टार्ट होता है। एक चैप्टर था पेस। खुलेगा भी कि फाइल में आ गया होगा, है ना? चलो ये बहुत धीरे-धीरे खुल रहा है इसमें। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए थे ना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यहाँ पे हो गया था, ठीक है? और स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट में हमने बताया था यहाँ पे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कहाँ होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, नहीं? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो कहाँ जाएगा? रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस कहाँ जाएगा? वास एफरेंसिया, है ना? इपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा? इजेकुलेटरी डक्ट में, है ना? चलो, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर रहे थे, ये सारी बातें यहाँ पे हो गई थी। लास्ट में जब हमने फर्टिलाइजेशन हो गया था ना, मेसोसाइकिल भी हो गया था, है ना? ठीक है, मेसोसाइकिल में बताया था यहाँ पे कि नॉर्मली जो है 28 से 29 दिन साइकिल होती है, और मेसोसाइकिल में बताया था 14 डे कौन कौन से हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया था? एलएस का, एफएसएस का, और किसका? एफएसएस और एलएस, साथ में एस्ट्रोजन का भी। किसका? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो मेसोसाइकिल यहाँ पे मिड डे में बताया था, यहाँ पे मेसोसाइकिल मिड डे में देखो। इसके बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक है, अब इसमें जो है तो सोच से खोल रहा है ना? चलो, टॉपिक क्या था मैं ऐसे करवा देता हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है? तो अब हम लोग बात करें जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया था, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने कुछ चीज़ें और बताई थी यहाँ पे, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट बताया था। ब्लास्टोसिस्ट में 2 टाइप के सेल बताए थे। एक बताया था हमने कौन सा? इनर सेल मास, और दूसरा क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? कोरोनिक पिलाई। क्या बनाएगा? कोरोनिक पिलाई। और इनर सेल मास क्या बनाता है बच्चे? एम्ब्रियो। इनर सेल मास जो होता है वही बनाने का काम करता है, क्या? एम्ब्रियो बनाने का काम करता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ बताया था आपको? बताया था क्या होगा? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हो गया था यहाँ, ये तो हो गया था। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये भी हो गया था, है ना? और हमने बताया था यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट होती है वही चल के आगे क्या बनाता है? जोना पैलिसिडा। क्या बनाता है? जोना पैलिसिडा लेयर बनाने का काम करता है। और इसमें जो है प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो गया था, उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, नाम बताओ? हाँ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो मैंने बताया था यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जायगोट, है ना? 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, कैसे? 8 सेल, फिर 16 सेल, है ना? सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। लेकिन मार्ला किसको बोलते हैं? मार्ला 8 से 16 सेल स्टेज। कौन सा? 8 से 16 सेल क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मार्ला बोलते हैं। क्या बोले? मार्ला, ठीक है? तो हम लोग मार्ला बोलते हैं, ठीक है? चलिए आने दो। ठीक है, क्या बोलेंगे? मारुला। इसके बाद यहाँ पे बताते थे, ध्यान रखिए कि फोटो मैंने बताया नहीं था यहाँ पे, देखो ये दिया गया यहाँ पे क्या? जोना पैलिसुडा। ये कौन बनाता है? सेकेंडरी ओसाइट। क्या बनाएगा? सेकेंडरी ओसाइट। शायद इसको मैंने बताया नहीं था आपको, ध्यान दो जरा। देखो, ये जोना पैलिसुडा लेयर हो गया यहाँ पे, और जो बनाता है सेकेंडरी ओसाइट। साथ साथ बताते हैं यहाँ पे, देखो क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस है, साथ में क्या है? सेला प्रोना रेडिएटा। सबसे बाहर अगर देखो तो कौन मिलेगा आपको? सेला प्रोना रेडिएटा। कौन मिलेगा? सेला प्रोना रेडिएटा। और यहाँ पे बताया गया पेरीविटलाइन स्पेस जो बीच में पाई जाती है। देखा जाए तो जोना पैलिसुडा दिया हुआ है, और सबसे अंदर के लेयर पेरीविटलाइन स्पेस दिखा हुआ। क्या दिया है?
सबसे अंदर क्या है, पेरीविटलाइन स्पेस, फिर क्या देखो जोना पलिस्टा, उसके बाद क्या है कोरोना रेडिएटर, ठीक है कोरोना, ठीक है। चलो देखो इसको आप याद कर सकते हो, पेरीविटलाइन स्पेस सबसे अंदर तरफ, फिर जोना पलिस्टा, उसके बाद क्या है कोरोना रेडिएटर। इसको याद कर सकते हो आप किससे, कोरोना रेडिएटर। कलर जो है गायब हो जाता है, तुम लोग का पता नहीं क्या है इसका। देखो इसको आप क्या देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीविटलाइन, तो पी हो गया, जेड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। इसमें गाड़ी चलती है पजेरो, नाम सुना है पजेरो, सुना है, बड़ी कार होती है, पता नहीं, सफारी, पजेरो, कोरोला, थार, सुना है, तो देखा ही होगा, हाँ गुंडागर्दी वाली कार तो पता होगा, थार, ठीक है। तो वहाँ पे पजेरो मतलब, पी मतलब पेरीविटलाइन स्पेस, जेड मतलब जोना पोजिशन, रा मतलब रेडिएटर, ठीक है। तो इसे याद कर लेना कि अंदर से बाहर, सबसे अंदर कौन होगा पेरीविटलाइन स्पेस, फिर कौन होगा, तो ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो और हमारा जो पूरा हमारा हो गया था, तो जो है देखो ये ब्लास्टोसिस्ट बताया था हमने, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में खास बताया कि यहाँ पे देखो इनर सेल मास होता है और ये पूरा क्या होता है ट्रोपोप्लास्ट, और ज़्यादा जब इम्प्लांटेशन होता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट कर जाएगा, इम्प्लांट करने की वजह से इम्प्लांट करेगा, इसी को लोग बोलते हैं क्या प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्या बोलेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो अगला जो है अभी ना वो खुला है ना ये खुला है, खुल तो गया, ठीक यही है ना। चलो कुछ पॉइंट जो देख लेते हैं आप, लेकिन पेन तो यहाँ खुलने से रहा, देखो आगे उधर समझा दें, कोई दिक्कत। देखो यहाँ क्या करें, करें कि यहाँ पे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गया, कह रहे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते थे ऑन द टोपोप्लास्ट, टोपोप्लास्ट पे, तो क्या बोलते हैं हम लोग कोरोनिक विलाई, मार्क करो इसको, क्या बोलते हैं इसको कोरोनिक विलाई। हमने आपको इसमें समझा दिया है ना, बताया नहीं है, समझा दिया है इसमें कोरोनिक विलाई कैसे बनते हैं। दूसरी बात देखो क्या है, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood, the chronic villi and uterine tissue become interdigit, बताया दोनों का आपने उड़ जाता है इसी तरीके से, और इस तरीके से जो क्या बनाता है इंटरडिजिट बनाएगा प्लेसेंटा, क्या बनाएगा with each other and jointly form structural functional unit between the developing embryo and maternal body, क्या बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा, मार्क कर लो इसमें। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के अंदर, तो क्या बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। आगे देखो द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फायदा क्या होता है प्लेसेंटा से, करें प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलता है किसको, जो एम्ब्रियो होता है उसको, तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को सब कुछ प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में स्कीटी या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बलाइकल कार्ड, किसकी मदद से निकलता है ये, अम्बलाइकल कार्ड की मदद से। आगे देखो विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रू, और जिसकी मदद से जो सब्सटेंस होती हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं वो घूम सकती है। देखो टू पे मतलब बच्चे से मदर में, मदर से बच्चे में। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, मार्क इसको, प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू तरह काम करता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। यहाँ पे ग्लैंड, यहाँ टिश्यू दिया गया है, ठीक। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन, मार्क इसमें कौन कौन सा हार्मोन देखो, एक दिया है एससीजी यानी कि ह्यूमन कोरोनिक गोनेटोपिक हार्मोन, दूसरा दिया गया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एसपीएल, और क्या दिया देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन, और क्या दिया है प्रोजेस्ट्राजन, है ना। तो देखा जाए यहाँ पे तो 4 हार्मोन आपको दिया गया है, एचसीजी और कौन सा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल और एस्ट्रोजन साथ में प्रोजेस्ट्राजन, 4 हार्मोन हो गया, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में क्या निकलता है हमारा रिलैक्सिन, क्या निकलेगा रिलैक्सिन, और ये कहाँ से निकलेगा ओवरी में, लेकिन ये जो लास्ट स्टेज आ जाता है प्रेगनेंसी का उस दौरान ये निकलता है, ठीक है। उसके बाद करें कि एससीजी एसपीएल रिलैक्सिन की बात करें हैं, और ये कब बनता है सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। तो एससीजी एसपीएल रिलैक्सिन हालांकि तीनों से आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर ह्यूमन के आरबीसी सॉरी अगर ब्लड में या कह सकते हैं यूरिन में अगर एससीजी पाया जा रहा है, एसपीएल पाया जा रहा है या रिलैक्सिन पाया, तो इसका मतलब क्या है फीमेल में क्या है प्रेगनेंसी है। लेकिन टेस्ट सिर्फ किया जाता है किसका एससीजी का, किसका किया जाता है
एससीजी की, जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट होती है उसमें एससीजी की टेस्ट होता है बस में कुछ, और एससीजी को जो है टेस्ट कर लिया जाता है। जो भी फीमेल होती है अगर उसमें प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके यूरिन में जो है पेशाब में एससीजी हार्मोन निकलने लगता है, उसको जाकर टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो एससीजी एचपीएल एंड रिलैक्सेन कह रहे हैं इससे प्रेगनेंसी दौरान ही निकलता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन, कह रहे हैं ये तो खैर है ही है, इसके अलावा कुछ हार्मोन और होते हैं, इसको मार्क कर लो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन। फिर इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, कॉर्टिसोल और रिलैक्सिन, ठीक है, कह रहे हैं इसका लेवल भी बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन तो आप पढ़ ही चुके हैं, प्रोजेस्ट्रोजन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये तो आपको पहले कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, यानी इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि जो अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्टिसोल नॉर्मल से काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, प्रोलैक्टिन नॉर्मल से बढ़ा होगा, थायरोक्सिन नॉर्मल से बढ़ा होगा। ठीक है, देखो आगे इसे टीएसएच लेवल करवाया जाता है, थायराइड का जो थायरोक्सिन का लेवल हमेशा बढ़ा होता है बस में, टीएसएच जो टेस्ट कराया जाता है उससे मतलब प्रेगनेंसी में इसका लेवल हमेशा ज़्यादा होता है, यानी कि उसको देखा तो पता लगा कि उसको जो है थायराइड की बीमारी हो गई, थायराइड की बीमारी नहीं होगी, थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा होगा लेकिन बीमारी उसको नहीं होगी, नेचुरल होता है क्योंकि ये बीमार को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, फीमेल के भी और बच्चे के लिए। मैं कुछ देखो आगे कह रहे हैं कि ये सब चीजें किसी जो देखो इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा द इनर सेल मास डिफरेंशिएट, जो इनर सेल मास है डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगी। पूरा इसको देखो जरा, ये दिखाएगा ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, ये पूरा यूट्रस है, ये ऊपर आपका फंडस वाला पार्ट हो गया अपर मोस्ट, ये लेटरल हो गया। अब कह रहे हैं आप देखो अम्लाइकल कार्ड विद इट्स वेजल, यहाँ पे ये अम्लाइकल कार्ड दिखाया गया है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो के बारे में बताया गया। साथ में क्या है देखो कैविटी ऑफ यूट्रस है, साथ में यूक्सैक है। यहाँ बताया गया प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विस, सर्विस में जो म्यूकस का प्लग दिखाया गया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है अम्लाइकल कार्ड। अम्लाइकल कार्ड किसको किससे जोड़ता है? टोफोब्लास्ट को इनर सेल मास से जोड़ता है। किसको? टोफोब्लास्ट को इनर सेल मास से जोड़ने का काम करता है। अब हम क्या करें आगे इसके, कह रहे हैं कि इसमें एक आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। इनर लेयर क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। तो आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, देखो कह रहे मेजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म। कह रहे एक मेजोडर्म लेयर भी बनती है किसके बीच में? एक्टो और इंडो के बीच में, बता चुके हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से 3 लेयर यहाँ पे पाई जाती है। फिर दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू द ऑल टिश्यू ऑर्गन इन एडल्ट, और इन्हीं तीनों से पूरा ऑर्गन जो है बनता है। देखो इन नीड्स, इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड द स्टेम सेल। ये जो इनर सेल मास आपको बताया था उसमें कुछ सेल पाए थे, उसका नाम क्या है? स्टेम सेल। क्या बोलेंगे? स्टेम सेल। और इसी स्टेम सेल से पूरी बॉडी का फंक्शन होता है। बस में कुछ, तो अगर आपको कुछ लीवर और किडनी कोई बनाना है तो स्टेम सेल को निकाल लो, निकालने के बाद उसको कल्चर करो, लास्ट में क्या बना लेंगे? उसी से लीवर किडनी जो चाहे वो बना सकते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मंथ में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने महीने में खत्म होती है? 9 महीने में खत्म होती है। आगे देखो, डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स। अब छोड़ो, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो, आप कह रहे कि यहाँ देखो, कह रही इन ह्यूमन बींग, मार्क करो यहाँ से, ह्यूमन बींग की बात करते हैं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहले ऑर्गन कौन सा बनता है? हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट। एम्ब्रियोज हार्ट। क्या? एम्ब्रियोज हार्ट। तो एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है बताओ? एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। अब आगे देखो, ठीक है, करेगी इसको कैसे पता कर सकते हो? द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से इसको आप सुन सकते हो, स्टेथोस्कोप की मदद से इसको आप सुन सकते हो। ठीक है, देखो बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अब सेकंड मंथ प्रेगनेंसी में क्या होगा? देखो द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, उसकी अंगुलियां बन जाती है। लिम्स मतलब हाथ पैर बन जाएंगे, साथ साथ में हाथ में अंगुलियां और पैर में अंगुलियां भी बन जाती। कौन से महीने? तो दूसरे महीने अंगुलियां बनती है। क्या बनता है? अंगुलियां। पहले महीने क्या बना? हार्ट। दूसरे महीने क्या बना? हाथ पैर और साथ में अंगुलियां, उसको बोलते हैं लिम्स और डिजिट। डिजिट मतलब अंगुलियां। देखो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे
फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट बाय द एंड ऑफ 12 वीक। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मतलब क्या हो गया, 3 महीने। तो पहले महीने में हार्ट बना, दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट बने, और तीसरे महीने में क्या, यहाँ आगे लिख लो 3 मंथ। 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ। तो कह रहे हैं कि 3 मंथ जब होगा तो ज़्यादातर आर्गन सिस्टम यहाँ पे बन जाते हैं। देखो लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन आर वेल डेवलप। लिम्स बनने स्टार्ट कहाँ से हुए थे, सेकेंड मंथ से, और यहाँ तक आते आते तीसरे महीने आते आते लिम्स प्रॉपर तरीके से बन जाता है, हाथ पैर पूरी तरीके से बन जाता है। साथ साथ एक्सटर्नल जो आर्गन है, जेनिटल आर्गन, वो भी बन जाते हैं। तो जो लिम्स होंगे वेल डेवलप हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन जो है वो भी बन जाते हैं। कौन से महीने में, 3 महीने में। ठीक है, अब इसके बाद 3 के बाद चौथे महीने के बारे में कुछ जानकारी दिए गए। सबसे पहले कौन सा, अब करेंगे जो पांचवा महीना आ गया, कौन सा महीना, पांचवा। देखो द फर्स्ट मोमेंट, मार्क करो इसको। फर्स्ट मोमेंट जो होता है फीटस का, और जो हेयर का जो होता है हेड पे, यानी कि सर पे बाल आ जाते हैं, और पहला मोमेंट होता है कब से, 5वें महीने में। कौन से, 5वें महीने में। ठीक है, तो 5वें महीने में पहला मोमेंट होता है, साथ साथ हेड पे बाल भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 5वां महीना होगा। अगर देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, 5th मंथ बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 महीने। यहाँ लिख लो आगे 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ में क्या होता है, 6 मंथ को बोल सकते हैं 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अगर लिखो, देखो क्या लिखा है, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। बॉडी जो है फाइन हेयर, पतले पतले जो हेयर से कवर हो जाता है। उसमें बॉडी किससे कवर हो जाता है, फाइन हेयर, पतले पतले हेयर से कवर हो जाता है। बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर। यहाँ देखो आईलिड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। क्या, आईलिड जो है कैसे हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और क्या होगा, देखो आईलेसेस आर फॉर्म। तो आईलिड सेपरेट, पहले आईलिड जो होती है बंद होती है, पूरा ये ऐसे पूरी बंद होती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगा। कौन से महीने में, 6 महीने। कौन सा, 6 महीने। तो आईलिड सेपरेट हो जाएगा, साथ साथ जो आईलेसेस है आपकी, आईब्रो वगैरह सब बन जाती है, आर फॉर्म। तो बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो क्या समझ में आया, सबसे पहले मंथ में क्या बना, हार्ट। सेकेंड मंथ में क्या बना, लिम्स और डिजिट। थर्ड मंथ में क्या बना, प्रॉपर बन जाता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी, जेनिटल ऑर्गन भी बन जाते हैं। ठीक, 3 महीने हो गए। चौथे महीने में कुछ नहीं है। 5वें महीने में क्या है, सबसे पहला मोमेंट होता है, साथ साथ सर पे बाल भी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आया कौन सा, 6 मंथ। ठीक है, या सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड 6 मंथ की बात करें तो वहाँ क्या होता है, आईलेट जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा, 6 मंथ। फिर आए हम लोग कौन सा, 9th मंथ। और 9th मंथ में क्या हो जाएगा, फुली पूरा डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके से उसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक, डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिशन। डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद क्या होगा, बच्चे हो जाएंगे। बच्चे होने के बाद क्या करेगी, माँ उसको, बच्चे को दूध पिलाएगी, उसकी बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। तो ये हम लोग बात करें। आप देखो आगे, अब करें द एवरेज ड्यूरेशन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना होता है, अबाउट 9 मंथ होता है। कितना होता है, 9 मंथ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। कौन सा, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, 9 मंथ। यानी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, काजेस एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, डिलीवरी जाएगा फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस क्या बोलेंगे इसको, चाइल्ड बर्थ या पास्चुरेशन भी बोल सकते हैं। पास्चुरेशन इज इंड्यूस बाय, यहाँ से मार्क करो, पास्चुरेशन इज इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। यानी इसमें नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है, और कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड का भी रोल होता है। पास में कुछ पूरी मैसेज जाती है। ठीक है, और इसके बाद वाला लाइन तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या देखो, इंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पे बात करें, और उसका नाम क्या देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं अभी द सिग्नल फॉर, यहाँ से मार्क करो, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, डिलीवरी होने की तैयारी हो चुकी है, सिग्नल मिलता कहाँ से, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। फुली डेवलप्ड फीटस, ये जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है वहां से, साथ साथ किससे, देखो एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें कुछ, यानी कि जब आप डिलीवरी होने की तैयारी हो गई है, इसका मैसेज कहाँ से मिलेगा, फुली डेवलप्ड फीटस से और साथ में प्लेसेंटा से। ठीक है, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन, और यूट्रस में कंट्रैक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, और इससे क्या होता है, देखो दिस ट्राइगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी।
इससे क्या होता है, जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है उससे क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन। मैटरनल पिट्यूटरी मतलब मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज़्यादा कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो क्या मतलब में आया, पहले कंट्रैक्शन मैसेज कहाँ से आया, फुली डेवलप फीटस से, और शासन कहाँ से, प्लेसेंटा से। इसने मैसेज दिया हल्का सा, जिसकी वजह से हल्का सा ऐसे कंट्रैक्शन शुरू हो गए थे इस टाइप, ठीक है। और ऐसे जैसे हुआ तुरंत जो है ये मैसेज जाएगा किसके, जो मदर हो गए उसके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा, पहले ऐसे हो रहा था, देखो ऐसे ऐसे हो रहा था, इधर देखो इधर, ये जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो यूँ शुरू हो जाएगा इस तरह से, और पूरा जो है ऑक्सीजन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें तुरंत क्या हो जाएगी, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक। तो ये करें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, देखो यानी यूट्राइन मसल एंड काजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक, बढ़ता जाता है। इधर साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्स बिटवीन, पेन तो चल जाओ यार, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है इसमें, आगे तो गया, चल जाएगा, गैप हो जाएगा। कैसे आता है ना, लग रहा है, ठीक है, पेन ही गैप हो जा रहा है, देखो डाउनलोड ऑलरेडी किया गया है, इसमें मिल नहीं रहा, पेन कहाँ है, देखो बाहर से निकालते तो चलता ही नहीं इसको, देखो कह रहे यहाँ पे देखो, तो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन निकलता है तो उसमें कंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, फिर डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है टू द बर्थ कैनाल, यानी सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर, यहाँ से मार करो, सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर, इन्फेंट बच्चे जैसे डिलीवरी हो जाएगी उससे कुछ देर बाद क्या निकलता है, प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है, प्लेसेंटा वहाँ नहीं रहता है, समझा? तो प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो बच्चे तो होते ही, बच्चे के साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो डिलीवरी से अगर पूछे कि क्या क्या निकलता है, तो प्लेसेंटा निकलता है, साथ में बच्चे की डिलीवरी तो होती ही होती है, बस ना कुछ। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस डिलीवरी, डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर क्या इंड्यूस करता है, किस चीज का इंजेक्शन लगाता है, हैं? डॉक्टर इंजेक्शन किस पे लगाता है, डिलीवरी जल्दी हो जाए, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से हो जाए और डिलीवरी जल्दी से हो जाए, ठीक है। देखो की पार्टिशन सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट, तो हो गया, यहाँ लिख लो ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, लिखा हुआ ना ऑक्सीटोसिन, यही है, यहाँ रहेगा, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये जो आता है मार्केट में, ठीक है, जो लोग गाय भैंस को लगाते हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन तो होता है। और मार्केट में आता है पिट्रेसिन के नाम से इंजेक्शन आता है, जिसको गाय भैंस को लगाते हैं दूध निकालने के लिए, बस में कुछ, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है, नुकसान करता है वो, देखो क्या खैर यहाँ देखो, अभी तुम लोग बस की बात कर रहे हैं, अब आपने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड में वो एल्विलाई थे नहीं, एल्विलाई में क्या बन रहा था, मिल्क का फॉर्म समझ आता है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्विलाई, उसके बाद क्या बताया था, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्सीफेर डक्ट, निपल से सक किया जाएगा, बाहर निकल जाएगा, देखो ये पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ देखो क्या करें, मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द लैक्टेशन। क्या मतलब, जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चे डिलीवरी हो जाएगी, तुरंत जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देगी, इसको बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, मार्क करो, ध्यान मार्क करो, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में खास बात क्या है, इसमें एंटीबॉडीज होता है, कौन सा, एंटीबॉडी ए पाया जाता है, देखो कोलेस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, आगे लिख लो कौन सा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए, आईजीए, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होगा, आईजीए, पेन हमारा चल नहीं रहा है ना, ये होता है, ठीक है, इसको आईजीए बोलेंगे, स्मॉल जी कैपिटल ए,
ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी निकलेगा इसमें, कोलेस्ट्रम होगा, IgA, ठीक है, विच कंटेन सेरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू, बताया कि यहाँ पे डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। इसे कह रहे हैं जैसे ही बच्चे पैदा हों तुरंत जो है उनको ये मिल्क तुरंत पिलाइए, है ना, इसमें IG एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होता है। ठीक, तो खैर इसकी बात हम लोग कर रहे थे, अब आ जाओ, खत्म हो गया ना, अब आ जाओ समरी में। समरी में कुछ पॉइंट बता देते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट आ जाओ। हाँ 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 हाँ, मैं है नहीं पॉइंट, कुछ नहीं, छोड़ो, आगे आ जाओ। इन द ब्लैंक बताओ, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्या सेक्सुअली, सेक्सुअली मार्क कर लो उसको, सेक्सुअली कैसे जाएगा सेक्सुअली, आगे तो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस आर ओविपरस विपरस, लिख लो उसको, है ना, मार्क कर लो। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन में, अच्छा, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के अंदर होता है, और कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, कैसे जाएगा, इंटरनल, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं बताओ, हेप्लाइड की डिप्लाइड, गैमेट हमेशा हेप्लाइड होते हैं, गैमेट है ना, गैमेट कैसा होता है, हेप्लाइड होता है बच्चे, तो गैमेट हमेशा हेप्लाइड होते हैं, और जायगोट होता है वो हमेशा डिप्लाइड होता है, तो दो सेल के मिलने से बनता है। ये खत्म हो गया। अब बच्चे, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल, क्या बोलते हैं इसको, ओवल्यूशन, क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन, है ना, क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। फिर ओवल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है, LH, है ना, क्या हो गया, LH होता है, हालांकि LH FSH और एस्ट्रोजन तीनों होते हैं, लेकिन LH का रोल सबसे ज्यादा होता है। क्या लिखा है इसमें, LH, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, या ऐसे बोलते हैं क्या, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। आ जाओ आगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में, कहाँ पे, एम्पुला में, किसके, फर्टिलाइज फैलोपियन ट्यूब में। आगे देखो क्या कर रहे हैं, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, क्या बनाता है, एम्ब्रियो, ठीक है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो विच इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, ठीक है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, इसको मार्क कर लो, ब्लास्टोसिस, ठीक है, ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन होता है ना, ब्लास्टोसिस बन जाएगा जाइगोट से। फिर क्या देखो, The structure which provide vascular connection between fetus and uterus, क्या बोलेंगे इसको, प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, ठीक है, हो गया। आ जाओ आगे, तो इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, कैन नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कार्बोरेटर क्या काम है, हाँ हाँ, फीमेल पाया जाता है, क्या निकलता है, हैं? क्या ऊपर वाला, कौन सा, क्या भी, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। ये कह रहे हैं कार्पा जो लुटियम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हार्मोन निकालता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, और ये कब निकालेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो ये डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आगे लिख सकते हो, इट रिलीज, इट फॉर्म, इट रिलीज, कार्पोरेटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, कार्पोरेटियम का रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी के लिए, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, इसलिए क्या देंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखो आगे हो गया, इंडोमेटियम क्या काम बताया, पेरीमेटियम मायोमेटियम साइक्लिकल चेंज में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मालूम, लिख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें रूल होता है, ठीक है, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखो, एक्रोसोम, हाँ, ओवा की वाल को तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्रोसोम, है ना, स्पर्म टेल मूवमेंट करने के लिए, है ना, मूवमेंट करने के लिए, और फिमरी क्या होता है, ओवा, सिंगल, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स, बताओ सिस्टम में, एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टुलेशन, सही है, सही है, मेल पाया जाता है, अच्छा ये बता, मेल में पाया जाता है कि फीमेल पाया जाता है, क्या बताने है, तो भी कह रहे मेल पाया जाता है, लीडिंग सेल है, भूल गए,
एंड्रोजन जो है वो लीडिंग से प्रोड्यूस होता है, ये क्या लिखा है? सार्टोलिस सेल, गलत हो गया ना? तो क्या है ये? फॉल्स है। स्पर्मेटोजोइट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सार्टोलिस सेल, बता सही बात है, सही कर लो, ट्रू है। लीडिंग सेल आर फाउंड इन ओवरी, सही बात है कि नहीं? कहाँ पाया था लीडिंग? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल इसमें पाया था ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर मुझे बनता था। ये कह रहे हैं लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये सही बात है कि नहीं? सही है। ओजनेसिस टेक प्लेस इन द कार्पोल्यूटियम, कार्पोल्यूटियम कह रहे हैं ओजनेसिस होता है, सही बात है क्या? ओवरी में होता है, ओवरी होता है वो ओजनेसिस करता है, बस में कह रहे हैं कार्पोल्यूटियम, तो फॉल्स हो जाएगा। मेसोसाइकिल सीजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मेसोसाइकिल बंद हो जाती है, सही की बात? अच्छा, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी मेसोसाइकिल चलती रहती है? प्रेगनेंसी मतलब एक बच्चा पेट में, उसके बाद फिर से हुआ, फिर दूसरा बच्चा आ जाएगा, ऐसा कहाँ होता है? मेसोसाइकिल सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेसोसाइकिल बंद हो जाता है भाई, जब प्रेगनेंसी होती है तो मेसोसाइकिल क्या हो जाएगी? सिर्फ मेसोसाइकिल नहीं, इसके बाद जो ओवुलेशन वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है? देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सही बात कि हाइमन का पाया जाना ये शो नहीं कर रहा है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन आर सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट। मैं तो सही है, बिल्कुल सही बात है। तो हाइमन से आप वर्जिनिटी पता नहीं कर सकते एक्चुअल में। खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इसके, अगला निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तुम्हें जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, है कि नहीं? ये बढ़िया है। डाउनलोड कर रहा है ना? बहुत टाइम लेता है। प्रोडक्टिव है। अगला और लास्ट चैप्टर है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, देखो जरा, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब अभी यहाँ पे कि क्या क्या इसमें बीमारियां हो सकती है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। क्या क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी, इस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वी यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, के बारे में हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं देखो क्या क्या चीजें, देखो यहाँ हेल्थ की डिफिनेशन बताई गई कि हेल्थी पर्सन किसको बोलोगे, ठीक है? यहाँ देखो, इट हैज बीन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, अकॉर्डिंग टू WHO, मार्क यहाँ मार्क करो, यहाँ से मार्क करो, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसका सेंटर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में, है ना? स्विट्जरलैंड कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के अकॉर्डिंग किसको आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी? जो टोटली वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या? फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर एंड सोशल, फिजिकली रूप से हेल्दी हो, इमोशनल रूप से हेल्दी हो, बिहेवियर उसका सही हो, और सोशल रूप से सही हो। यानी कि सब कुछ बॉडी बिल्डर है और जाके जिम में बॉडी वॉडी बनाता है और पड़ोस में आके पड़ोसी को मारता है, इसका मतलब क्या है? वो जो है बिहेवियर की क्या है? बीमार है, तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की, है कि नहीं? और आस में आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, इसका मतलब वो क्या है? बीमार है, सोशली बीमार है। देखो
तो कह रही चारों तरीके से जब हेल्दी होगा तब इसको हेल्दी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ पे, हाँ, therefore society with peoples having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotion and behavior interaction among themselves in all sex related aspects might be called the reproductive healthy. What is significant to maintain reproductive health and what are the methods taken to achieve it? मतलब ये कहने मतलब अगर जो चीज़ें बताई गई है मेंटली, फिजिकली, सोशल, है ना, बिहेवियर तरीके से अगर हेल्दी होगा तो उसी को हेल्दी बोलेंगे, अदरवाइज हेल्दी नहीं बोलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। यहाँ पे देखो, फिर इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए इंडिया में और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से मार करो, एक जो दिस प्रोग्राम कॉल द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ बताओ? 1951, 1951 से ये स्टार्ट हुआ और बाद में इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया गया और प्रेजेंट टाइम में इसको हम लोग जानते हैं दूसरे नाम से, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मार करो। फैमिली प्लानिंग जो है आज के डेट में किस नाम जानी जाती है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको बोलते हैं RCH। क्या बोलेंगे? RCH। तो यही फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी कब? 1951 में। प्रेजेंट टाइम में इसको नाम जानते हैं किस नाम से? हाँ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH के नाम से प्रेजेंट टाइम में ये जाना जाता है, ठीक है। अब देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ ये तो हो गया। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। टीवी में देखा होगा आपने, ट्रक देखा है? ट्रक, ट्रक में क्या लिखा होता है? आप ट्रक देख लो, ट्रैक्टर देख लो, ट्रक के सामने लिखो, उसमें लिखेगा हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। ट्रक में, गाड़ियों में, हर जगह ये लिखा होता है ना, कम बालक सुखी चालक, सुना है कभी? देखा है? ट्रक में, गाड़ियों में सब लिखे रहते हैं, कम बालक सुखी चालक, हम दो हमारे दो, है कि नहीं? तो कह रहे हैं ऐसा होता है। टीवी बहुत सारे देते हैं, है ना, इसके बारे में। साथ साथ रेडियो भी बहुत सारे होते हैं, न्यूज़पेपर में सब चीज़ें आते हैं। वही सारी कहानी दी गई, क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है। आगे आ जाओ, तो पूरा छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे और जच्चा और बच्चा, जच्चा मतलब, बच्चा मतलब मम्मी, बच्चा मतलब बच्चा, यानी कि मम्मी और बच्चे दोनों की लाइफ रहे, है ना। ठीक है, तो क्या होगा देखो क्लियर, यदि दोनों की, अगर हम चाहते हैं कि दोनों की जो लाइफ होता है वो सिक्योर रहे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए, है ना, मटेरियल भी होना चाहिए। पता नहीं डॉक्टर आ गया, बड़ा सा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, पता लगा अंदर इंजेक्शन नहीं है, ना इंजेक्शन है, टैबलेट है। कोई पेशेंट आ गया तो ड्रेसिंग करने के लिए बीटाडीन भी गायब है कि नहीं? तो कैसे ड्रेसिंग करेंगे? नहीं करेंगे। कह रहे इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखो खैर, यानी कि यहाँ पे expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and to case to people reproduction related problem like the pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. Implementation of better technique and new strategies from time to time and also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban, मार्क करो यहाँ पे, स्टेशनरी बैन और एम्नियोसेंटेसिस, यानी कि एम्नियोसेंटेसिस पे वैधानिक चेतावनी। स्टेशनरी बैन मतलब वैधानिक चेतावनी। अब ये एम्नियोसेंटेसिस होता क्या है ना? इससे मजा नहीं आता, तो कल इसको करते हैं और हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे है ये, ठीक है, देखो ये पूरा मान लो फीटस है, लगा हुआ है, इसके चारों तरफ होता है इम्यूनिटिक फ्लूइड। क्या होता है? इम्यूनिटिक फ्लूइड। तो जो इंजेक्शन होता है इस तरीके से इंजेक्शन लगा के, ठीक है, इस इंजेक्शन से इसको बोलते हैं इम्यूनिटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटिक फ्लूइड। इस इंजेक्शन से इम्यूनिटिक फ्लूइड निकाल देंगे। इस इम्यूनिटिक फ्लूइड में जो बच्चा है इसका सेल भी रहता है,
अच्छा सेल भी रहता है, सेल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, है कि नहीं, और डीएनए होगा मतलब उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के चेक कर लेंगे यहाँ पे कि इसमें क्रोमोसोम कौन सा है, नहीं, जैसे मान लो सेल बदल जाएगा, क्या एक्स एक्स है कि एक वाई है, हमारा कुछ ये होगा मतलब कौन सा, फीमेल हो गई, गर्ल्स हो गए, और यहाँ क्या होगा तो बॉय हो जाएगा, आया। तो अगर यहाँ इस दौरान इसको पता चल जाएगा कि ये गर्ल्स है या बॉयज है, तो लोग क्या करेंगे, इसका अबॉर्शन करा देंगे, है कि नहीं, फीमेल होगी तो अबॉर्शन करा देते हैं। खैर देखो, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या से बचाने के लिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगाने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ गलत तरीके से इसका यूज करें, हालांकि इसका यूज कर सकते हो कब, मान लो, इसलिए ये नहीं है सिर्फ सेक्स पता नहीं, इसे सेक्स पता करने के अलावा और क्या कर सकते हो, देखो मान लो ये बच्चा जो है ये है, देखो ये है, देखो क्या मतलब इसका, सिंड्रोमिक है ये, तो जेनेटिक बीमारी है, नहीं है क्या इसको, जेनेटिक बीमारी है, तो ऐसे बच्चे ला क्या करोगे, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, आंखें से हाथ काट रहा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या करोगे, बीमार है, तो पहले से पता है कि बीमार है, जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, जो बच्चा आने वाला है उसको बीमारियां हैं, तो ऐसे बच्चे कौन लाना चाहेगा। तो बच्चों के अंदर अगर कोई बीमारियां हैं, ठीक है, वो पता कर लोगे, उसके बाद ये काम कर सकते हैं कि उसको पता कर सकते हैं, इसके लिए लीगलाइज है, बच्चों की बीमारी पता करना वो लीगलाइज है, लेकिन बच्चों के सेक्स पता करना वो इलीगल है। तो मैं क्या आपने पता कर लिया फीमेल है तो उसको एबॉर्शन करा दिया, फिर ऐसे तो मान लो सारी फीमेल के एबॉर्शन लड़कियां बचेंगी कहाँ से, नहीं, ये दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो ये हो जाता है, अगर ये करते हैं तो ये इलीगल है बच्चों को सेक्स पता करना, लेकिन सेक्स पता करना इलीगल नहीं है। जैसे फॉरेन में आप जाओगे तो वहाँ पे सेक्स बता देते हैं, डॉक्टर पास जाओगे तो बाकायदे पूरी चेकिंग होती है, वहाँ मेडिकल सुविधाएं फ्री होती है, पैसे जो लगते हैं टैक्स वगैरह का उसमें आपके जो पब्लिक होती है उसके ऊपर खर्च किया जाता है। अब यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ पे टैक्स खरीदेंगे, यहाँ पे पता लगा विधायक खरीदेंगे पब्लिक के पैसे से, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आपका पब्लिक का टैक्स होता है, पब्लिक पे ही खर्च करते हैं, मेडिकल की सुविधाएं आपको मिलेगी, है ना, कहीं भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो वहाँ पे जब बच्चे की जब जांच होती है तो पूरा बता देते हैं कि बच्चा आने वाला आपको कौन सा मेल है या फीमेल से बता देता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा चीज़ें होती नहीं है, मेल फीमेल जैसा ऐसा कोई वही नहीं है बस में, तो फीमेल होगी दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो सब चीज़ें नहीं है, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें नहीं। खैर, तो कह रहे हैं जो इससे फीमेल से जो सेक्स पता करते हैं ये इलीगल है, लेकिन हाँ अगर इस बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी है तो उसको अगर पता चल गया तो उसको आप एबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ देखो भाई कह रहे हैं कि स्टेशनरी बैन ऑन द इम्यूनोसेंटिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर इम्यूनोसेंटिस का यूज करके आप सेक्स पता कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, और अपने यहाँ में 5 साल की जेल हो जाएगी, 10 लाख रुपए की जुर्माना, कहीं किसी ने पता चल गया तो, हालांकि होते रहते पता नहीं चलता है ना, उसमें डॉक्टर भी जाएगा और पेशेंट भी जाएगा, दोनों लोग, खैर डॉक्टर की डिग्री चली जाएगी, छीन ली जाएगी। देखो हम कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ गया, कह रहे हैं कि जो तेज पता करते हैं उसको, है ना, इम्यूनोसेंटिस करा के, इम्यूनोसेंटिस क्या समझ में आ गया, इम्यूनिटिक फ्लूइड से लिक्विड जो फ्लूइड निकाल के उसको सेक्स पता करते हैं कि क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे सेल वाला होगा, तो उसको पता करके सेक्स पता करना वो क्या है, इलीगल है। लेकिन अगर ये पता चल जाएगा जो बच्चा है उसको कोई जेनेटिक बीमारी है, तो ऐसे बच्चे को लाके क्या करोगे, अबॉर्शन करा दो, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी उसको इजाजत दे देगी, डॉक्टर भी बोल देंगे हाँ ठीक है इसका अबॉर्शन करवा दो, उस केस में वो लीगल है। यहाँ देखो कहने का सेक्स पता कर रहे हैं तो क्या है उस पर बैन होना चाहिए, लीगली चेक इंक्रीजिंग फिनेंस ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड, और में जो परंपरा है फीमेल फ्यूटिसाइड की, कन्या भ्रूण हत्या की, उस पर रोक लगाना चाहिए, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक, आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शन इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द इम्यूनिटिक फ्लूइड, यहाँ से मार्क करो क्या है, in amniocentesis some of the amniotic fluid or of the developing fetus is taken to analysis the fetal cell, उससे fetal cell पता कर लेते हैं कि fetus में कौन सा सेल है, बस में वो पता कर लेंगे, और सेल से पता चल जाएगा क्या, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पता चल जाएगा मेल है कि फीमेल, एंड डिसॉल्व सब्सटेंस, दिस प्रोसेस यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे
कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर पता करें, जैसे डाउन सिंड्रोम, पता है आपको? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो बच्चा होता है एक तो डॉर्फ हो जाता है, बौना रह जाता है, उसके बाद उसका मुंह चपटा रहता है, पीठ चपटा रहता है, ठीक है, और कंजेनिटल हार्ट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, जैसे पैदा होगा और वो जब तक एडल्ट हो जाए तब तक हार्ट की प्रॉब्लम उसको हमेशा बनी रहती है। मेंटल वो क्या होगा, कमजोर होगा, दिमाग नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, उससे बोलो पानी मांगो तो वो पानी मांगता रहेगा आपसे, तो खाना खिला दो हमको, तो खाना खिलाना पड़ेगा घर वालों को। वैसे बच्चे से क्या फ़ायदा, 24 घंटा उसको देखना पड़े, यहाँ देखो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती जैसे कि कौन सा, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेनेमिया और डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ द फीटस। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उस केस में एबॉर्शन करा सकते हैं। यहाँ देखो, दूसरी बात ये है कि मदर को खतरा ना हो जान को। अब करें रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव आर encouraged and supported by the governmental and non-governmental agencies to find out new methods। अब करें इसको लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप डू नो दैट सहेली, मात्र सहेली क्या है, एक कंट्रासेप्टिव पिल्स है, मेडिसिन है, जो कह सकते हो नॉन स्टेरॉइडल है, और कह सकते हो यहाँ पे कि बच्चे ना हो, पोल्यूशन ना हो, उसको रोकने के लिए दी जाती है। खास बात यह कि सहेली बनाया गया था हमारे लखनऊ में, इसके द्वारा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, कैसरबाग। यहाँ देखो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है फीमेल के लिए, वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ, CDRI लखनऊ में। तो लखनऊ का भी नाम आ गया है कि नहीं। देखो, खास बात क्या है, बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेडेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट एनल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो करें इस तरीके से हम लोग जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बस में बच्चों की जो डेथ होती है या मदर की डेथ होती है उसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। दूसरी बात ये बता सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली छोटे होते हैं, उनको कैसे कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, उससे फायदे क्या हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ स्टडीज, आप स्टडी का क्योर भी कर सकते हैं, अगर पता चल गया है तो उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो भी पब्लिक है उसकी जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप उसको देख सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑफ सोसाइटी, इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी हेल्दी हो जाएगी, है ना। कि पता लगा पड़ोस वाला बीमार है तो लगा कि यार हमसे क्या मतलब, बीमार होने दो, पता लगा उसको कोरोना हो गया, पड़ोस वाले कोरोना था, पता लगा पूरे लखनऊ में कोरोना हो गया उसी वजह से, बस है कुछ। ये सब चीज़ें, कोई एक आदमी अगर पर्सन सफर करता है तो उसकी वजह से आसपास के लोगों को भी दिक्कत होती है। ठीक, देखो आगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे, अब सवाल यहाँ पे ये है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखो अपने इंडिया में, यहाँ देखो कह रहे हैं कि इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द development in various fields significantly improve the quality of the people. However, increased health facilities along the better living condition had an explosive impact on the growth of population। मतलब ये कहने मतलब है कि प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो पहले के कंपेयर में, आज से कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले एक समय हुआ करता था यहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, रहने के लिए घर नहीं होते थे, उसमें कुछ, तो पहले की कंडीशन बहुत ही खराब, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि हॉस्पिटल नहीं मिलते थे, हॉस्पिटल इतने नहीं थे जितने कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज पहले नहीं हुआ करते। कोई एक हॉस्पिटल हुआ करता तो गांव से बहुत दूर से अगर किसी को मान लो डिलीवरी की दिक्कत हो गई, कुछ और दिक्कत हो गई, तो हॉस्पिटल लाते लाते जो है पर्सन की, मदर की डेथ हो जाती थी। तो बहुत सारी डेथ तो ऐसे हो जाती थी पहले, ठीक है। अब क्या है, अब तो हर गली जहाँ देखो कस्बे में हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है, तो कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता है ना, तो उससे डेथ क्या हो गई, कम हो गई। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद देयर बेटर लिविंग कंडीशन भी हो गया है। पहले क्या होता था, मान लो गाँव वगैरह होता था, और अगर मान लो हॉस्पिटल ले जाना है तो एम्बुलेंस में कहाँ रहता था, तो लोग बैलगाड़ी से लेके आते थे या अपनी गाड़ी से लेके आते, तांगे से लेके आते थे। तांगा जानते हो कैसे चलता है, खटखट खटखट खटखट, है ना, आदमी जान ना जाना तो भी चला जाए उसमें, है ना। तो इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन वैसे थे नहीं जैसे कि आजकल हैं। आजकल यहाँ पे आदमी बैठ गया, मान लो यहाँ पे लखनऊ में है, मान लो कोई तो दिल्ली में एम्स में दिखाना है, फ्लाइट पकड़ लिया, एक घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच गया, दिखा दिया उसको, है ना। तो ये कहने के पहले ऐसे साधन नहीं थे जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में। देखो द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, मार्क यहाँ पे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड द 2 बिलियन, यानी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 2 बिलियन था कब, 1900 में। आप कह रहे हैं 6 बिलियन हो गया 2000 में, तो 1900 में 2 बिलियन था और अब हो गया है 6 बिलियन, किसमें,
2000 में, यानी कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। कितना? 3 गुना पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गया है। 2 मिलियन से कितना? 3 मिलियन, 6 मिलियन है, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। आगे देखो यहाँ पे, एंड 7.2 बिलियन कब? 2011 में, ठीक है। तो 2000 में कितना? 6 बिलियन। 7.2 कब? 2011 में तुम्हारा, ठीक है। 2011 में 7.2 बिलियन होंगे। ये सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, कह रहे हैं ये चीज इंडिया में भी लागू होता है क्या? आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में। 1947 हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन। मार्क करो, कितना? 350। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 350 मिलियन थे। कितनी? 350 मिलियन, ठीक है। देखो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 350 मिलियन थे यहाँ पे, ठीक है। अब तो कह रहे हैं कब? 1947 में। लेकिन अब 2000 में कितना हो गया? 2000 में कितना हो गया? यहाँ देखो, एंड इट इज क्लोज टू बिलियंस मार्क बाय 2000, यानी 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंट रीच क्लोज टू द बिलियंस मार्क, और बिलियन पहुंच गया बाय 2000, और 2000 में कितना हो गया? बिलियंस में पहुंच गया। तो 350 मिलियन से बिलियंस में आ गया, एंड क्रॉस 1.2 बिलियन 2011, और 2011 में 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। उसमें कुछ ये धन की, तो कहने हैं कि यहाँ पे ये बिलियंस में आ गया। बिलियंस के बाद 2011 की बात करें तो 1.2 बिलियन से भी क्रॉस कर गया। दूसरी बात कह रहे हैं, देखो यहाँ पे रेपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, ये ऐसा क्यों हुआ? पॉपुलेशन इतना तक क्यों बढ़ गया? पहली बात कर रही है, जैसे पहले जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दो चीज़ें हो गई। अब जो है, यानी कि जो हॉस्पिटल की कमी की वजह से बच्चों को ज़्यादा जान नहीं जाती, और मदर की भी जान नहीं जाएगी। बच्चों को जान नहीं जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। और मदर की जान नहीं जाएगी तो अगली प्रेगनेंसी होगी, उसमें बच्चे होंगे, तो कुल मिला के पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो न बच्चे की जान होगी, ना बच्चे की जान जाएगी, इसका मतलब आगे चल के पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, अब प्रेजेंट टाइम में जच्चे बच्चे की जान नहीं जाती है जैसे कि पहले जाती थी। नंबर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव एज रीजन फॉर दिस, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड आरसीएस प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। ये बात सही है कि जो आरसीएस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया गया है। गांव में जो आंगनबाड़ी होती है, पता है वहाँ पे जो कार्यकर्ता जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आशा करता होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को बताती हैं, भाई कैसे फैमिली को कम किया जाए, फैमिली कम करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, है ना? नुकसान क्या है, सारी बातें वो बताती हैं। कब कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए, कब कौन से टीके लगाना चाहिए, बच्चों को कैसे देखना चाहिए, और खुद का कितना ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि ये जो है, ये सब आरसीएस प्रोग्राम में आता है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि इस आरसीएस प्रोग्राम लोगों को बताया कि हाँ भाई, कम बच्चे रहेंगे तो उसको ज़्यादा ध्यान दोगे, दे पाओगे। तो लोग ये बात समझ में आ गई। तो कह रहे हैं आरसीएस प्रोग्राम चलाने की वजह से पॉपुलेशन में कमी आई है, लेकिन वो बहुत क्या है, कम है। क्योंकि 4 लोगों को समझाया, बाकी 2 लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ा के बराबर कर दिया, है ना? पहले कंट्रोल किया, रिक्शे वाले ने बराबर कर दिया उसको, 8-10 बच्चे हो गए। तो कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी पॉपुलेशन घटा, लेकिन बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम है। आगे देखो, मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यहाँ देखो 2011 सेंसस की बात मान लें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? लेस देन 2%। कहीं पे 1.7 में मिल जाएगा पुरानी किताब में। यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कितना है? लेस देन 2%। मतलब क्या है कि हर साल 1000 लोग हैं कहीं पे रहते हैं, तो अगले साल देखोगे तो 1020 लोग मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1020। फिर अगले साल देखोगे फिर 20 लोग और 1040। तो हर साल 1000 पे 20 लोग बढ़ जाते हैं। माया 5 सालों में कितने लोग हो जाएंगे? 1100। जब हर साल 1000 पे 20 लोग बढ़ रहे हैं, तो एक साल में 20 लोग बढ़े, फिर अगले साल उसमें बढ़ेंगे, पास में इस साल बढ़ते जाओ, और जो 20 हैं वो भी तो बढ़ेंगे। तो हर साल इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रोथ रेट कितना है? लेस देन 2% 2011 के हिसाब से। यानी अवर जो पॉपुलेशन है वुड इंक्रीज रिपीडली, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट वुड लीड टू देन ऑब्सोल्यूटली स्कार्सिटी ऑफ इवन। कह रहे हैं अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी दिक्कत हो जाएगी। खाने के लिए नहीं रहेगा, रहने के लिए नहीं रहेगा, तो लोग नंगे दौड़ेंगे। कपड़े नहीं रहेगा तो क्या हो करे?
खाने की दिक्कत हो जाएगी, रहने के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो वही कह रहे हैं उसकी दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत तो डबल है यहाँ पे। एक तो दिक्कत ये है कि लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जिसके पास है पूरा वो कब्जा कर रखा है उस पर, जगह वैसे भी खत्म हो जाएगी। वही कह रहे हैं आप देखो, कह रहे फूड तो रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसलिए कहें गवर्नमेंट को बहुत सीरियस इसके लिए तरीके बनाने पड़ेंगे जिससे ग्रोथ रेट को रोक सकें। आगे देखो क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। फिर इसके लिए क्या कर सकते हो आप, स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करिए। चाइना में क्या हुआ, चाइना में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो छोटे लोग होते हैं उनको उन्होंने बहुत सारे फैसिलिटीज देना बंद कर दिया। जो जिनकी परिवार बड़े होते हैं उनको उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कह रहे थे कि तुम जैसे बढ़ा रहे हो वैसे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिनकी फैमिली छोटी होती है उनको उन्होंने प्रमोशन देना शुरू कर दिया। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में उनको फैसिलिटी दे दिया। 2 बच्चों पे 1 बच्चे की फीस फ्री, है ना। ट्रेन पे जा रहे हैं उनमें फीस कर दिया, फ्री कर दिया। एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहाँ फीस फ्री कर दिया। मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ फ्री कर दिया। सब्जी लेने जा रहे हैं सामान ले तो वहाँ फ्री कर दिया। मतलब जिसकी छोटी फैमिली है उसको हर जगह बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमारा। तो इस तरीके से जो अदर लोग हैं जिनकी फैमिली ज़्यादा है उन्होंने गलतियाँ कर दी, तो भाई अब बच्चे हो गए तो अगले जो जनरेशन आएगी उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदा कितना फ़ायदा मिल रहा है। और हमारी गलती क्या है, इतने सारे बच्चे हुए तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो लोगों ने उसको देख देख के जो है अपनी पॉपुलेशन जो है ऐसे कंट्रोल में आ गई। उसमें अचानक पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में आ गई, उसकी वजह से ही है। लेकिन छोटी जो फैमिली उसको मोटिवेट करिए, ठीक है। कहीं जो हाँ, तो कह रहे हैं कि स्मॉलर जो फैमिली होती है उनको क्या करिए, मोटिवेट करिए बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर शोइंग हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन। आपने देखा हुआ लिखा हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है, विद स्लोगान क्या, हम दो हमारे दो। मार्क कर लो इसको। तो हम दे हमारे दो मतलब किसका है, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, या प्रेजेंट टाइम में नाम देते हैं इसको RCH, हम दो हमारे दो, कि हम दो हमारे 10, हम दो हमारे दो, ठीक है। देखो V2 अवर 2 मैनी पीपल्स मोस्टली द यंग अर्बन, यानी जो शहर में लोग रहते हैं उन्होंने तो जो है सिंगल बच्चे का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है कि हम दो हमारे एक। शहर में रहने वाले उन्होंने क्या कर दिया, हम दो हमारे एक। आगे तो कह रहे हैं, ये तो काम हो गया। खैर इसकी दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेसी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। इसी और कहीं से 15 साल में शादी हो जाती है, 16 साल में हो जाती है, तो उससे क्या होता है, शादी हो गई तो बच्चे तुरंत हो जाएंगे, उससे फैमिली क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। यदि मैरिजेबल एज बढ़ा दिया जाए तो कर दिया कितना, 18 साल किसके लिए, फीमेल के लिए, और मेल के लिए कितना, 21 साल, ठीक है। एंड इन इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिली, और जिनकी फैमिली छोटी है उनको इंसेंटिव दिया जाए, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल, टैकल मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि छोटी फैमिली को प्रमोट करो, बड़ी फैमिली को छोड़ दो। बस में कुछ तो लोग अपने आप देख देख के ही कंट्रोल कर लेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तो सारी बात समझ में आ गई, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। लोग पूछेंगे भाई ठीक है आपकी बात बहुत सही है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, लेकिन करें कैसे, तरीके बताओ हमें। तरीका क्या, देखो एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। पहली चीज तो ये है कि आसानी से मिल जाए, वरना किसी डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये यूज कर लो, ये टेबलेट ले लो, ये कैप्सूल ले लो, उसको यूज करो तो आपके लिए सही हो जाएगा। पता लगा टेबलेट कैप्सूल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, यूज करने में कोई दिक्कत ना हो, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो, इफेक्टिव हो, और साथ साथ में जब बच्चा चाहे तो दोबारा फिर से हो जाए, है ना, जब ना चाहे तो ना हो। ध्यान देखो, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। इट आल्सो शुड बी इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर। करें सेक्सुअल डिजायर में कोई इसमें चेंज, मतलब उसमें इंटरफेयर ना करे, अदरवाइज कोई यूज ही नहीं करेगा अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो, है ना। तो सेक्सुअल डिजायर में कोई चेंजिंग ना करे, मैं कुछ कोई इफेक्ट ना डाले। आगे देखो दूसरी बात करें कि वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल व्हिच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली, मार्क करो यहाँ से क्या क्या है कंट्रासेप्टिव मेथड। पहला देखो नेचुरल और ट्रेडिशनल, मार्क करो, नेचुरल और ट्रेडिशनल। नेचुरल को ही ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो सदियों से चला आ रहा है।
क्या देखो, नेचुरल को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल, प्राकृतिक है और ये परंपरागत है, बहुत सदियों से चला आ रहा है। कौन सा मेथड, नेचुरल या ट्रेडिशनल। दूसरा देखो क्या है, बैरियर, मार्क करो। दूसरा मेथड हमारे पास बैरियर, तीसरा है आयोडीज, चौथा है ओरल कंट्रासेप्टिक्स, उसके बाद इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट है, सर्जिकल मेथड है। सारे मेथड इसकी वजह से आप बच्चों को कम कर सकते हो। देखो आगे, अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा देखो, नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड दूसरा नाम क्या है, ट्रेडिशनल। कौन सा, ट्रेडिशनल, ठीक है। देखो ये ट्रेडिशनल मेथड है, नेचुरल मेथड बोल सकते हैं, ऐसे सदियों से लोग इसको यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, कैरिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवन टू स्पर्म। ध्यान रखिए, इस्तेमाल करो। इसमें करते क्या है, स्पर्म को ओवा से मिलने से रोका जाता है। स्पर्म को ओवा से मिलने से रोका जाता है। हाँ, नेचुरल, यहाँ देखो, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस बेस पे काम करता है। तो इसमें स्पर्म और ओवा को मिलने से रोका जाता है, प्रोडक्शन से नहीं रोका जाता है। स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, ओवा के प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ उसके मिलने को रोका जाता है, ठीक है। तो यह नेचुरल मेथड। अब कैसे कर सकते हैं, इसके तीन मेथड, कितने, तीन। पहला बताया गया यहाँ पे पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मार्क करो। नेचुरल मेथड के तीन मेथड है। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। पहला कौन सा है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या करते हैं पहले समझो इसमें क्या है। देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो जैसे मान लो किसी में फीमेल में 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, कितने दिन की, 28 दिन। इसका मतलब उसका ओलूशन किस दिन होगा, 14 डे। उसका मिड डे क्या बनेगा, 14 डे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो भी मेंस्ट्रुअल होता है साइकिल, उसका मिड डे जो है उसका वो ओलूशन पीरियड होता है। तो 14 डे मान लेते हैं, उसका क्या चलेगा, ओलूशन होगा। ओलूशन होगा मतलब क्या होगा, ओवा निकलेगा। उसी दौरान अगर स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो 14 डे होता है, तो एग्जैक्ट 14 डे नहीं होता, 14 डे के बिल्कुल 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, या 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, ठीक है। यहाँ देखो, तो 14 डे के पहले आ जाएंगे 4 दिन, तो क्या हो जाएगा 10 तारीख, और 4 दिन या 3 दिन आगे चले कौन हो जाएगा 17 तारीख। 10 से 17 तारीख का जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं रेड पीरियड। क्या बोलेंगे, रेड पीरियड। मतलब इसमें प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। बाकी जो पीरियड बचता है उसको बोलते हैं ग्रीन पीरियड। क्या बोलेंगे, ग्रीन पीरियड। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रेड पीरियड है, इस दौरान क्या ना करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, सेक्स ना करें, बस में कुछ, इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, ठीक है। तो इस क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के चांस क्या होगा, कम हो जाएगा या नहीं होगा, समझ आया। तो जो रेड पीरियड है उसमें क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। यहाँ देखो पहला मेथड हो गया, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस 10-16 दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। लगभग इसी टाइम होता है, 4 दिन आगे पीछे, है ना। यानी कि एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। कर बोलते हैं इसको, फर्टाइल पीरियड बोल सकते हो या इसको रेड पीरियड भी बोल सकते हो। इसको फर्टाइल पीरियड, यानी कि 14वें दिन के 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक कभी भी हो सकता है। एक हफ्ते के टाइम पीरियड लेके चलते हैं। आगे देखो, दूसरी बात क्या, देयर बाई एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वार्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस दौरान जो है सेक्स नहीं किया जाता है, ताकि वो फर्टिलाइजेशन चांस ज्यादा रहता है। आगे देखो, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। इससे क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये मैंने बताया कौन सा, पहला तरीका बताया, कौन सा पहला। अगला देखो, देखो दूसरा, विड्रॉल या क्वार्टर इंटरकोर्स, मार्को नंबर 2 कौन सा है, ये नंबर 1 और ये है नंबर 2। ये सब कौन सा मेथड पढ़ा रहे हैं हम लोग, नेचुरल मेथड। कौन सा, नेचुरल मेथड है। कौन सा, नेचुरल मेथड। देखो ठीक है। नंबर 2 है क्या, विड्रॉल या क्वार्टस इंटरप्टस। ये क्या, देखो जरा इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है मेल फीमेल से, तो क्या होगा, जो मेल होगा पार्टनर, जब भी इजेकुलेशन होने वाला होगा, यानी कि जब स्पर्म निकलने, सीमेन निकलने वाला होगा, तुरंत जो मेल क्या करेगा, अपने पेनिस को निकाल के वेजाना से बाहर कर लेगा, ताकि इजेकुलेशन कहाँ हो, वेजाना के बाहर हो। पास में, जब वेजाना के अंदर होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म ओवा मिल नहीं पाएगा, तो जायगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको बोलते क्या बोलते हैं, विड्रॉल क्वार्टस इंटरप्टस। पास में कुछ, यानी कि जो इजुकुलेशन के जैसे समय होगा, तुरंत पेनिस निकाल के वेजाना से बाहर कर, इसको बोलते क्या, विड्रॉल या क्वार्टस इंटरप्टस। Another method in which male partner withdraw his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid insemination, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। समझाया, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टस इंटरप्टस या विड्रॉल इंटरप्टस। नंबर 2।
नंबर 3 देखो, तीसरा मेथड क्या है देखो, लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं एमनोरिया, किसी वजह से। ठीक, लैक्टेशनल एमनोरिया यानी कि लैक्टेशन की वजह से। जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मात्र मतलब जो एडवाइस है मेडिकली, वो कितना 6 महीने तक। इससे रोक कितना सकते हो? सिर्फ मात्र 6 महीने तक, उसके बाद तो हो सकता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मान लो 1 साल तक पिलाती, 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि लैक्टेशन जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रही तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इससे प्रेगनेंसी को आप बचा सकते हैं। मैं कुछ दूध पीने के टाइम को आप बढ़ा दीजिए। पहला कौन सा हुआ देखो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा कौन सा हुआ, विड्रॉल या क्वार्टर इंटरप्रेस। और तीसरा कौन हुआ, लैक्टेशनल एम्ब्रोरिया। ये कौन सा मेथड है? नेचुरल। इसमें मैंने कोई मेडिसिन यूज किया नहीं, यूज किया, इसलिए इसको बोला गया है मेडिसिन नेचुरल। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेथड में कोई मेडिसिन यूज नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात मेडिसिन नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर मेडिसिन यूज करते तो साइड इफेक्ट होता। जब यहाँ मेडिसिन ही नहीं है तो साइड इफेक्ट किस बात का? तो यहाँ पे साइड इफेक्ट जीरो है। क्या? साइड इफेक्ट जीरो, लेकिन फेल्योर होने के चांस सबसे ज्यादा है। यहाँ बता दिया गया 3 दिन पहले, 3 दिन आगे, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं, तो कभी कभी हफ्ते भर पहले भी हो जाता है। हफ्ते भर पहले हो जाता है। आप 10 तारीख लेके चल रहे हैं, आप अगर 9 तारीख कोई प्रेगनेंसी हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा रैंडमली होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, अचानक हल्का सा अगर एक स्पर्म भी चला गया तो फर्टिलाइज कर देगा। तो ये जो विड्रॉल इंटरप्टर से कहाँ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बात में कुछ, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे है, वही कह रहे हैं देखो। तो ये हो गया लैक्टेशन एमनोरिया, यानी कि absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation। जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। यहाँ देखो, therefore as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil। however this method has been reported to the effective only up to the maximum of period of 6 months। मार्क कर लो, ये सब कब तक वैलिड है? सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद क्या कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो सिर्फ 6 महीने तक रोक सकती है, ज़्यादा नहीं रोक सकते। अब क्योंकि आगे बताया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन यूज नहीं किया गया है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, तो क्या होगा देखो, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, बट चांसेस ऑफ फेल्योर दो ऑन दिस मेथड आर आल्सो वेरी हाई। लेकिन फेल्योर होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। कुछ माया कुछ, ठीक है? ये हम लोग बताए थे कौन सा मेथड था, नेचुरल मेथड, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े। कितने? 3। क्लियर? अब आते हैं अगला, बैरियर मेथड। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल मेथड, अगला हमारे कौन सा है? बैरियर मेथड। जो देखो, अब बैरियर में यानी कि मेल फीमेल के बीच में कोई ना कोई बैरियर लगा देंगे जिससे स्पर्म ओवा को ना रोक पाए। ठीक, याद कह रहे कि इन बैरियर मेथड, नंबर 2 कर लो यहाँ पे, यहाँ से नंबर 2 स्टार्ट होगा। पहला था नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड नंबर 2। यहाँ देखो, कह रहे कि इसमें क्या करते हैं, ओवा में स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ओवा को स्पर्म से मिलने से रोका जाता है। भाई यही तो हम लोग काम कर रहे थे, किसमें? नेचुरल में यही कर रहे थे। स्पर्म को ओवा से मिलने से रोका जाता है, कोई ना कोई बैरियर लगा दी जाती है। ठीक, देखो, सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मार्क करो, यानी ये जो मेथड होता है बैरियर मेथड, ये मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। यहाँ देखो, इसे बताया कॉन्डोम। कॉन्डोम करेंगे यहाँ पे, आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबड़। कॉन्डोम किस बना होता है? थिन रबड़ का, इसको बोलते हैं लैटेक्स शीट, दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल। मेल में किसको कवर करता है? पेनिस को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, कहने की हाँ, यहाँ बताया कि यहाँ पे कवर पेनिस इन द मेल और वेजाना एंड सर्विस इन द फीमेल, ये मार्क कर लो। और अगर फीमेल की बात करें, इसमें वेजाना सर्विस दोनों को कवर करता है। ठीक है, फीमेल में वेजाना सर्विस दोनों कवर करता है। कौन? कॉन्डोम। तो कॉन्डोम मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मेल में सिर्फ पेनिस को, जबकि फीमेल में वेजाना सर्विस दोनों को कवर करने का काम करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये फीमेल हो गया। अब करेंगे जस्ट बिफोर क्वाइटस, सो दैट द एजुकेटेड सेमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल लिबर्टी ट्रैक्ट। फिर कॉन्डोम यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो जो सीमेन होता है या स्पर्म होता है वो फीमेल जेंडर ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। बस में कुछ ध्यान रखिएगा कि कॉन्डोम मेल भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक,
और दोनों के दोनों कॉन्डोम कैसे हैं, डिस्पोजेबल हैं, एक बार यूज कर लिया दोबारा यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे कुछ देखो इधर लिखा हुआ है, कहने की हाँ, कहने की दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कंट्रैक्टिंग एसटीआई एंड एड्स। फिर प्रेजेंट टाइम में कंडोम का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह क्या है, यानी बहुत सारी बहुत सारी जो सेक्सुअल बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा उससे बचाती है, जैसे कि एड्स हो गया, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बस में है कुछ, तो करीब बहुत सारी जो कह सकते हैं सेक्सुअल बीमारियां होती उससे बचने के लिए ही लोगों ने कंडोम का यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि इस समय कंडोम का यूज़ शुरू कर दिया है ताकि वो सेक्सुअल बीमारी से बच सके। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल, मार्क करो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कंडोम जो होते हैं डिस्पोजेबल होता है, मतलब एक बार यूज कर लिया तो फिर उसको फेंक देना है, लेके नहीं चलना है। क्या करना है, फेंक देना है। देखो तो बोथ आर डिस्पोजेबल, यहाँ देखो। दूसरी बात करें यहाँ पे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, दूसरी बात करें कि यहाँ पे किसी डॉक्टर की या किसी नर्स की जरूरत नहीं है इसको लगाने के लिए, इसको खुद यूज कर सकते हैं। सेल्फ इंसर्टेड मतलब खुद लगा सकते हैं। एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। अब इसमें जब आदमी चाहे, जब औरत चाहे, जब लड़की चाहे, इसको खुद अपना यूज कर सकती है अपने तरीके से, तो किसी दूसरे के लिए जरूरत नहीं है, कुछ सिर्फ डिपेंड नहीं है। देखो यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मेथड जिसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगला कौन है, देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व। ठीक है, ये भी किस में आते हैं, ये भी बैरियर मेथड में आते हैं। तो यहाँ पे आपने हिडन डाला होगा बैरियर मेथड नंबर 2, इसका पहला पार्ट है कौन सा, कॉन्डोम। नंबर 1 कर लीजिए, इसमें बैरियर में नंबर 1 या एबीसीडी कर लो, कॉन्डोम हो गया, और इसी में नंबर 2 डाल लीजिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व। ये सब बैरियर मेथड के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट पूछेगा इसमें कौन सा बैरियर मेथड है, कौन सा नेचुरल मेथड, ये पूछ लिया। पूछा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बताओ, बैरियर है कि नेचुरल है, नेचुरल है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, नेचुरल है। लैक्टेशन एमोनिया क्या है, नेचुरल है कि नहीं। विड्रॉल इंटरप्रेस क्या है, नेचुरल है। उसमें कॉन्डोम क्या है, बैरियर है। वॉल डायफ्राम क्या है, बैरियर है। कुछ में तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सा बैरियर कौन सा नेचुरल। यहाँ देखो क्या बच्चे, कौन सा, कहाँ नेचुरल है, नेचुरल क्या कहना चाह रहे हैं, बैरियर देखो इधर क्या है, वो बैरियर नहीं, वहां पर बैरियर कहाँ था, कुछ लगाया था क्या, लगाया कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोसेस को हमने अलग किया था। वहां हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, कोई ठंड लग रही, बंद कर दो, समझ गए, वहां कुछ यूज नहीं किया था, अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था, यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो अब देखो क्या करें यहाँ पे, अगला हमारे पास है इसी बैरियर मेथड में पहला मेथड था हमारा कॉन्डोम, और कॉन्डोम मेल के लिए भी था और फीमेल के लिए भी था, और दोनों के लिए क्या था, डिस्पोजेबल के रियूजेबल, डिस्पोजेबल था। मेल में पेनिस को कवर करता, फीमेल में सर्विस और वजाना दोनों को। अब अगला हमारे पास है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, दोनों ध्यान रखना कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो आगे कह रहे हैं कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स आर आल्सो। अच्छा दूसरी बात क्या थी, कंडोम में किसी डॉक्टर की यूज जरूरत नहीं, डॉक्टर नर्स की जरूरत नहीं है, जो आदमी पर्सन खुद यूज कर सकता है अपने आप। यहाँ क्या देखो, आल्सो बैरियर मेथड मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंजेक्टेड, मार्क इसको बना किसका होता है, रबड़ का, मतलब तो कंडोम भी था रबड़ का था, और ये भी किसका है, रबड़ का। देखो आगे एन आर इंजेक्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और कंडोम में बताया था कि वो मेल फीमेल दोनों के लिए था, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व सिर्फ फीमेल के लिए। दोनों बेसिक डिफरेंस तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दोनों बैरियर मेथड है, ये सिर्फ किसके लिए है, फीमेल के लिए। यहाँ देखो, और दोनों रबड़ के बने हुए हैं, कॉन्डोम में था और ये भी बना हुआ किसका, रबड़ का। यहाँ देखो कह रहे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर द सर्विक्स, यहाँ मार्क करो, कवर द सर्विस ड्यूरिंग क्वार्टर। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, कॉन्डोम किसको कवर करता है, सर्विक्स और वेजाना दोनों को, जबकि ये डायफ्राम और वॉल्व किसको कवर करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस को। उसमें आया, तो दोनों में ये अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखो क्या अंतर है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विस, और क्या करेगा, ये सर्विक्स में जो है अंदर स्पर्म को जाने नहीं देगा। कौन, वॉल्व, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप। यहाँ देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, दे आर रीयूजेबल, मार्क इसको। कॉन्डोम क्या था, डिस्पोजेबल, और ये क्या है,
रियूजेबल मतलब इसको कई बार आप यूज कर सकते, सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। डायफ्राम कैसा? रियूजेबल। सर्वाइकल कैप कैसा? रियूजेबल। वॉल कैसा? रियूजेबल। लेकिन कंडोम कैसा? डिस्पोजेबल। और दूसरी बात, वॉल सर्वाइकल कैप ये किसके लिए? सिर्फ फीमेल के लिए, जबकि कंडोम किसके लिए था? मेल फीमेल दोनों के लिए था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कर देखो यहाँ पे, स्पर्मिसाइड, इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीस एंड फोम्स आर यूजली यूज along with these barrier to increase their conductivity efficiency। यानी इसके साथ साथ कुछ स्पर्मिसाइडल जेलीज भी यूज किए जाते हैं, क्रीम और जेलीज भी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये हो गया खैर, ठीक है, ये खत्म हो गया। स्पर्मिसाइडल जेलीज भी इसका यूज करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? बैरियर मेथड। पहला पढ़ा कौन सा? कॉन्डोम। दूसरा कौन सा है? डायफ्राम। बैरियर में कौन सा? पहला कॉन्डोम, दूसरा क्या? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे अगला हमारे पास तीसरा, तीसरा कौन सा? यहाँ डालो, तीसरा डालो आयोडीज। तीसरा नंबर है कौन सा? आयोडीज। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आयोडीज। अच्छा, यहाँ भी कुछ दिया नहीं है, तो इसको मतलब मेल फीमेल इसको खुद ही यूज कर सकती है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्व, इसको खुद यूज कर, जैसे कॉन्डम यूज करते हैं इसको, इसको भी यूज किया सकता है। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं कौन यूज कर लगाता है। खैर, अब अगला हमारे पास कौन सा देखो? आयोडीज। आयोडीज जो है ये आदमी खुद नहीं लगा सकता। देखो, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर इंजेक्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट। मार्क करो इसको, डॉक्टर या एक्सपर्ट जरूरत पड़ती है आयोडीज लगाने के लिए। तो कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर या एक्सपर्ट की जरूरत है इन द नर्सेस यूटेरस थ्रू विजाना। एक्सपर्ट नर्सेस इनटू द यूटेरस थ्रू विजाना। मार्क करो इसमें, इनटू द यूटेरस थ्रू विजाना। विजाना थ्रू जाके कहाँ पे? यूटेरस में इसको फिट किया जाता है। कहाँ पे? यूटेरस में। इससे पहले कंडोम पढ़ा था, इसको सर्विक्स और विजाना दोनों कवर करता था। और जबकि डायफ्राम पढ़ा किसको? सिर्फ सर्विक्स को। और यहाँ किस कहाँ लगाया जाता है? यूटेरस में। कहाँ पे? विजानक रास्ते से कहाँ पे? यूटेरस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, these uterine devices are presently available as, मार्क करो, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। इसको नंबर 1 करो। आयोडीज में पहला कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। 3 टाइप के हैं आयोडीज भी। कितने टाइप के बच्चे? 3 टाइप के। पहला बताया कौन सा? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। एग्जाम्पल है, नोट कर लो, लिपेज लूप। कौन सा है? लिपेज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का नाम बताइए, क्या बताओगे? लिपेज लूप। क्या होगा? लिपेज लूप। तो देखो क्या है, कापर रिलीजिंग आयोडीज है। मार्क करो कौन कौन से? नंबर 2 कापर टी कापर 7 मल्टीलेट 375। कापर टी कापर 7 मल्टीलोड 375, कापर रिलीजिंग हो गया। तो नॉन मेडिकल होगा आयोडीज, लिपेज लूप हो गया। अगला देखो तीसरा, तीसरा मार्क करो, तीसरा लिखो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कौन कौन से? देखो, प्रोजेस्टाजर्ट एलएनजी 20। हार्मोन रिलीजिंग हो गया प्रोजेस्टाजर्ट एलएनजी 20। प्रोजेस्टाजर्ट एलएनजी 20 हो गया। तो ये थोड़ा हो गया हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, प्रोजेस्टाजर्ट एलएनजी 20। 3 टाइप के आयोडीज हो गए। ठीक है, आगे कर देखो, यहाँ से मार्क करो, आयोडीज इंक्रीजेस क्या करता है? ये जो आयोडीज बताया गया, देखो देखो इधर, ये जो आयोडीज दिया गया है ये किसी एक के लिए नहीं, तीनों टाइप के आयोडीज, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हो, चाहे वो मेडिकेटेड हो, ठीक है, चाहे कैसा हो, कार्पर रिलीजिंग हो। कह रहे हैं आयोडीज चाहे किसी भी टाइप का हो। खास बात क्या है, क्या करता है देखो, आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो है स्पर्म जो होता है उसको मार के खा जाता है। आयोडीज चाहे किसी भी टाइप का हो, ये यूटेरस के अंदर जो स्पर्म होता है उसको मार के खा जाता है। जब यूटेरस में ही मार के खा जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरे आयोडीज चाहे किसी भी टाइप का हो, वो फेगोसाइटोसिस नेचर होता है। दूसरी बात करेंगे आप देखो, ये तो हम लोग बात करें आप इसी आयोडीज में, नाम बताएंगे कापर वाले की बात करें, जैसे कापर टी वाला है ना, ये जो कापर आयन रिलीजेस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। मार्क करो इसको। इसमें जो कापर रिलीजिंग आयोडीज था, उसमें जो कापर आयन रिलीज होता है वो क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा।
ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता। और मोटिलिटी के लिए स्पर्म में क्या पाया जाता है, अभी किया कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने, टेल। क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि स्पर्म जो है चल ही नहीं पाएगा। चल नहीं पाएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा, और एक टाइम के दौरान अगर नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बस में ये तो चाहता है उसकी मोटिलिटी क्या कर दे, कम कर देगा, चल ही नहीं पाएगा, वहीं डेथ, फिर उसकी मोटिलिटी को कम कर देगा। तो कापर आयन रिलीज सप्रेस मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। दूसरी बात, तो दो काम करता है कापर रिलीजिंग आयोडीज। पहला क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। दूसरा, अगर गलती से कोई स्पर्म पहुंच भी गया ओवा तक तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। बस में कुछ, स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। कौन, हाँ, कापर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो गया, तो करें सारे आयोडीज की खास बात क्या है कि फेगोसेटिक नेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। सारे आयोडीज ये तो कॉमन है, लेकिन जो कापर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं दो काम करता है। एक तो स्पर्म की मोटिलिटी, जैसे मान लो आप दौड़ना चाहो, कोई आपका भाई जो आपका पैर पकड़ के बैठा ले, पकड़ ले, पैर पकड़ ले, चल पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। दौड़, भाई तुम बढ़ो, और वो पैर पकड़ के बैठ गया है, नहीं भाग पाओगे। वैसे इसके साथ भी है, साथ साथ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी वो कम कर दिया। जहाँ देखो, अब करिए तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होता है इन एडिशन, ये क्या करता है देखो, हार्मोन रिलीजिंग कौन सा था, प्रोजेस्टाजेट LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब ये है कि यूट्रस को इस तरीके से कर देगा, मान लो स्पर्म पहुंच भी गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जायगोट भी बन गया, तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। बस में यूट्रस से चिपकने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को क्या करता है, अनसुटेबल कर देगा। एंड द सर्विस हॉस्टल टू स्पर्म, जो सर्विस क्या कर देगा, हॉस्टल कर देगा, किसके लिए, स्पर्म के लिए। मतलब ये भी क्या करेंगे, स्पर्म को मार के खा जाएंगे। और मतलब उसको फेगोसिटी नेचर हो जाता है। स्पर्म को मारने वाले दोनों लोग हैं, कापर रिलीजिंग भी और कौन सा, हार्मोन रिलीजन भी, है ना। तो ये दोनों काम करते हैं, और हार्मोन रिलीजन में एडवांस काम करता है कि मान लो गलती जायकोट बन भी गया तो उसको इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा यूट्रस से। मैं कुछ ये हो गया यहाँ पे, इम्प्लांटेशन एंड द सर्विस हॉस्टल टू द स्पर्म। आइडियज आर आइडियल कंट्रासेप्टिक्स फॉर द फीमेल। यहाँ से मार करो, मार करो, इंपॉर्टेंट सारे ऊपर वाला भी था, क्या करता है हार्मोन रिलीजिंग आइडियज। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आयोडीज होता है आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है, किसके लिए, फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं। क्या, तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, मतलब दो बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आयोडीज सबसे बढ़िया है। आर स्पेस चिल्ड्रेन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्री इंडिया। मार्क कर लो इसको, और इंडिया में सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। कौन सा, आयोडीज। आयोडीज सबसे पॉपुलर भी है ना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया सबसे पॉपुलर आयोडीज कौन सा है, सॉरी सबसे पॉपुलर जो है कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, क्या बताओगे, आयोडीज। कौन सा, आयोडीज। तो इंडिया सबसे ज्यादा होती है। ये तो हम लोग बात कर रहे थे आयोडीज की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं पता है, बैरियर मेथड पढ़ रहे हैं। कौन सा, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या क्या पढ़ा हमने, कॉन्डोम पढ़े हैं, फिर साइबर कैप पढ़े है ना, वाल्व पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, आयोडीज जो है वो अलग होता है। आयोडीज जो है उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आयोडीज पढ़े हमने कुछ तरीके। दूसरा हमने अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, देखो वहाँ पे कौन सा, मेडिसिन, यानी कि कौन सा, OCP। आप नंबर डाला होगा, पहला था कौन सा, नेचुरल, नंबर 1। दूसरा था बैरियर, नंबर 2 आयोडीज, नंबर 3 अब डालें नंबर 4 OCP। ठीक है, नंबर 4 होगा मेन मेथड है ना OCP। देखो अब यहाँ से मेडिसिन शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने टेबलेट लिया नहीं लिया, कैप्सूल लिया नहीं लिया, इंजेक्शन लिया नहीं लिया, यहाँ से टेबलेट शुरू हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, जैसे माला डी होता है, माला एस होता है ना। देखो कह रही कि ओरल कंट्रासेप्टिव ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन, मार्क करो, इसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, टेबलेट होता है। ठीक है, क्या होता है, टेबलेट। यहाँ देखो, is another consumption method used by the female. They are used in the form of tablet and hence popularly known as pills. क्योंकि टेबलेट के फॉर्म में होती है, क्या बोलते हैं इसको, पिल्स, गोलियां। ठीक, और गोलियां कितनी होती, 21 गोलियां होती पूरी, कितनी, 21। यहाँ देखो, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज, मार्क करो इसको।
मार्क करो, ये गोलियां कब तक खाई जाती है? 21 दिन तक। बाकी 7 दिन छोड़ के भी दिया जाता है, क्योंकि उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। ऐसा नहीं कि आप खाते रहो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगी, समझा? उसका ध्यान रखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगी ना तो कभी माँ ही नहीं बन सकते, इसलिए 21 गोलियां जानबूझ रखी जाती है, समझा? 21 गोलियां होती है, 21 दिन तक खाई जाती हैं। 7 दिन जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उस दौरान नहीं खाते हैं, समझा? वो खाओ क्या, गोलियां उस हिसाब से रखी जाती हैं। पत्ता होता है उसमें 1 2 1 2 3 पड़ा रहता है डेट, और 21 तक रहता है, बात में। उसके बाद गोलियां नहीं रही, जब आपके पास गोलियां तो खाओगे क्या, इसलिए 21 गोली वहां रख के जाती है जानबूझ के। 7 दिन गैप कर दिया जाए, देखो डेली फॉर पीरियड 21 डेज ली जाती। स्टार्टिंग प्रेफरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? विद इन द फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगा तुरंत आप लेना शुरू कर देंगे। यहाँ देखो, करिए आफ्टर गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन को अगर इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि माँ मतलब जो है वो बच्चे नहीं चाहती। अगर बच्चे चाहती है तब उसको बंद कर देगी, नॉर्मल हो जाएगा। तो वही करें, जब तक माँ अगर बनना चाहे ना बनना चाहे तब तक इसको यूज नहीं कर सकती। देखो डिजायर प्रिवेंट कंसेप्शन, दे इनहिबिट ओवुलेशन। और सही गोलियां करती क्या है? तो 14 डे का होता था ओवुलेशन, तो ओवा के निकलने को रोकती हैं। क्या करती हैं? ओवा के निकलने को रोक, जब ओवा निकलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन किस चीज का होगा? तो ये ओवुलेशन को रोकते हैं। मार्क करो इसको, जो टेबलेट होती हैं, पिल्स होती हैं, ये ओवुलेशन को रोकती हैं, साथ साथ इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। म्यूकस की क्वालिटी, सर्विक्स होती है, इसकी क्वालिटी को चेंज कर देती है। या कह सकते हो कि स्पर्म की एंट्री को भी रोक देती है, स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। साथ साथ ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, ओवुलेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, किसी किसी तरीके से वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों काम करते हैं, नहीं देखिए समझ लो क्या क्या करता है। ओवुलेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, और क्या, तो सर्वाइकल सर्विक्स होता है उसकी क्वालिटी को भी चेंज कर, तीनों काम करता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि पिल्स आर वेरी इफेक्टिव वेरी लेसर विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल्स काफी इफेक्टिव होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट काफी कम होते हैं। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, और ये महिलाओं में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। यहाँ मार्केट पकड़ चुके हम लोग। तैली, तैली कह रहे हैं कि मार्केट को तैली न्यू कंट्रासेप्टिव मेथड, फीमेल कंटेंट से नॉन स्ट्राइडल प्रिपरेशन, इसमें स्ट्राइड नहीं होता है। जहाँ जो टेबलेट होती है उसमें स्ट्राइड होती है। स्ट्राइड क्या करते हैं? तो साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट जैसे कि मोटापा शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ मोटापा शुरू हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट को ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग हो सकता है, ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मल्टीग्राम साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो ये आपका पहले ही होता है इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। खास बात ये है, एक तो फायदा ये कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ये कम है। दूसरा फायदा ये है कि इसको रोज लेना नहीं पड़ता, हफ्ते में सिर्फ एक लेना पड़ता है। एक संडे संडे बना ली, एक संडे संडे खाना है। एक फायदा ये है, मलाडी को आपको रोज खाना पड़ेगा, इसको सिर्फ हफ्ते में एक खाना पड़ेगा। देखो इट इज ए वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। इससे फायदे ज्यादा है लेकिन नुकसान कम है। साथ साथ में इसको हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। किसको? सहेली को। ये सब क्या है? पिल्स हैं या दवाइयाँ कह सकते हो। क्या दवाइयाँ? आगे देखो, तो ये पिल्स हो गया। अब देखो कह रहे हैं इसी पिल्स में आता है, ये कौन सा नंबर था? अगला हिंट डालो, 5 नंबर। तो इसको आप पिल्स के फॉर्म में ले सकते हो, या हो सकता है इसको आप स्किन के नीचे भी इसको एक हल्का सा चीरा लगा के ऑपरेशन करके स्किन के नीचे भी डाल सकते हैं। दवाइयों को, टेबलेट कैप्सूल को, दवाइयों को स्किन के नीचे थोड़ा चीरा लगा के उसके अंदर भी डाल सकते हैं। उसमें धीरे धीरे वो निकलता रहेगा। इससे क्या होता है, रोज टेबलेट कैप्सूल नहीं खानी पड़ती, लगभग 3-4 महीने तक काम चल जाएगा उसी से, है ना। तो रोज रोज दवा खाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये काम हो ना आदमी के पास, काम धाम कर रहा है, पढ़ाने जा रहा है, कोई और काम कर रहा है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं मतलब, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ये भी मेथड यूज किया गया है। दवाइयों को ऑपरेशन करके अंदर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, वहाँ से धीरे वो निकलता रहता है। खैर ये हमारा होगा 5वां मेथड ना। देखो और इसमें करते क्या, देखो प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। या तो इसमें प्रोजेस्टेरोन अकेले होता है या तो एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का है। देखो यूज बाय फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट, इंजेक्शन के फॉर्म दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे तो ब्लड में पड़ा रहता है। इंजेक्शन उठाया, हार्मोन को डाल दिया ब्लड में। भाई दो ही चीज़, हम लोग दवा खाते हैं तो इंजेक्शन भी लेते हैं और टेबलेट भी लेते हैं। तो कह रहे हैं इंजेक्शन दे देंगे एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, या स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, इसलिए उसको बोलते हैं सर्जिकल इम्प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इसका काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे दवाई काम कर रही थी। दवाई कहाँ जाती थी? हमने खाया, बॉडी के अंदर गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ पहुँची? ब्लड में।
वहाँ पे थोड़ा डालने में टाइम लगता है, यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट किया, ब्लड के अंदर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। यहाँ देखो काम वैसे ही है, लेकिन फायदा क्या देखो, कह रहे हैं कि एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्ग, इसके इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कहे, मार्क करो, मार्क करो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, या आयोडीज, या कोई आयोडीज यूज करो, कब 72 आवर्स of pointers have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy। अब कह रहे हैं कि अगर प्रोजेस्टेरोन अकेले या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आयोडीज, इन तीनों में से किसी एक को लिया गया है 72 घंटे के अंदर, तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती 72 घंटे के अंदर। इसलिए इसको इमरजेंसी पिल्स भी बोला जाता है, जैसे कि नाम है UB72, अनवांटेड 72, उसी में आता है। फिर अगर 72 घंटे के अंदर आपने ले लिया है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक, आगे देखो, कह रहे हैं यहाँ पे दे कुड बी यूज टू अवॉइड, और किस किस केस में देखो, जैसे मान लो रेप हो गया, सपोज दैट रेप केस में अगर प्रेगनेंसी हो गई है ना, उस केस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब इंटरकोर्स कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कॉन्डोम को यूज नहीं किया, उसके लिए प्रेगनेंसी हो गई मान लो, है ना, उस केस में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं। क्योंकि ये अगर महीने में 2-3 बार यूज कर लिया तो उससे हो सकता है कि आगे चल के फीमेल हो सकता है कभी लाइफ में माँ ही नहीं बन पाए, तो ये खतरनाक इसके खतरे होते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस बिना नहीं कर सकते। कौन सा था हमारा, सर्जिकल या इंजेक्शन, है ना। लास्ट है कौन सा, सर्जरी मेथड, है ना, कौन सा नंबर है, 6 ना। लास्ट है सर्जिकल मेथड, इसी का दूसरा नाम है स्टेरिलाइजेशन मेथड। चलो खत्म कर देते हैं, क्या नाम इसका, स्टेरिलाइजेशन मेथड। आज नहीं डिवाइस फॉर द मेल और फीमेल, सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड किसके लिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, दोनों के लिए। ठीक, देखो यहाँ पे इसी को हम टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए, सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड, टर्मिनल मेथड, मार्क करो, 3 नाम हो गए, किसी नाम से आ सकता है ये। इसमें खास बात यह है कि साइड इफेक्ट 0 है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है। अगर एक बार हो गया तो हो गया। यहाँ देखो वाल्व डिफ करते क्या इसमें, देखो इसमें हम बन कहाँ रहा था, टेस्टिस। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250, 250, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेस ट्यूब्यूल कितने, ये 1 से 3। उसी के अंदर दो टाइप के सेल थे, जर्म सेल और सार्टोली सेल। अब कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन जब स्पर्म आ रहा है तो यहाँ पे क्या किया, वास, यहाँ क्या था, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस या फिर एपिडाइमिस से वास डिफरेंस वाले पॉइंट को काट दिया, उसके बाद उसको बांध दिया। तो क्या स्पर्म मेटोजेनेसिस रुक जाएगा कि चलता रहेगा, रुक जाएगा, है ना। ये क्यों रुकेगा, अब दो गई, मतलब स्पर्म मेटोजेनेसिस क्यों रुकेगा, ये तो स्पर्म बनता रहेगा, इसके रास्ते को ब्लॉक किया है ना, ये तो बनता रहेगा, इससे क्या मतलब है, स्पर्म मेटोजेनेसिस होता रहता है, बस में कुछ रुकेगा नहीं। हाँ, यहाँ तक जरूर जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इसकी खात्मा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, रास्ता ब्लॉक, जा नहीं पाएगा आगे, बस में कुछ। इसका मतलब क्या हुआ, क्या जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर में क्या इरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या उसमें सीमेन निकलेगा, सीमेन निकले नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सीमेन क्यों निकलेगा, यानी ये रास्ता किसका है, स्पर्म का है। सीमेन तो यहाँ निकला बच्चे, ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये समानल साइकिल है, और ये बर्बोथेरिक ग्लैंड है। ये जो सीमेन बनाती है 3 ग्लैंड, देखो बर्बोथेरिक, प्रोस्टेट, और यहाँ पे कौन सा बर्थोनिक ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, बस में कुछ 3 ग्लैंड है, ये सीमेन निकलता है, इसका रास्ता तो यहाँ पे, ये तो बनेगा ही यहाँ पे, काटा तो यहाँ से है ना, ये वाला ब्लॉक है कि सारे ब्लॉक हो जाएंगे, रास्ता यहाँ से निकलने का है। तो ये तो इसका जो फ्लूइड है, इसका जो फ्लूइड है, इनको मिला के तो सीमेन बोलते हैं, समझ में। तो सेमानल फ्लूइड होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, तुम्हारा स्पर्म, सेमानल फ्लूइड तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, और स्पर्म नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाकी उसके बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आता, चलो डरवा देते हैं, कट जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाओगे, और उसमें कुछ ऐसे तुमको पता नहीं होता। खैर देखो, मैं कुछ तो कहने मतलब यहाँ पे, और ये भी पूछ सकता है कि मान लो स्टेरिलाइजेशन कर दिया है, क्या इस पर मेटोजेनेसिस रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तो चलता रहेगा। अलग बात है तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, रास्ता ब्लॉक है। तो तुम्हारा कुछ ये हमारा हो गया। हाँ,
तो उसके बाद ये भी है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, सेमेन तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, तो सीमेन स्पर्म लेस सीमेन होगा, स्पर्म नहीं मिलेगा। अगर उसको देखोगे तो उसमें स्पर्म गायब होगा। देखो यहाँ पे, ये हम लोग बात करें। आगे देखो यहाँ पे, तो मेल में क्या काटा, वासा डिफरेंस। फीमेल में क्या काटा, देखो फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे ऐसे किया था, क्या कर दिया, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया। कहाँ से काट रहा है, दिख रहा है आपको? कौन से रीजन से काट रहे हैं? देखो यूट्रस स्थमस वाला पार्ट है, दिख रहा है? यानी जो यहाँ तो फेलोपियन ट्यूब दिया, लेकिन कायदे देखा जाए कहाँ कौन सा पार्ट कट रहा है, स्थमस कट रहा है। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे, साथ में उसको बांध देंगे। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है और उसको बांधा जाता है, और उसमें कौन सा, स्थमस वाला पार्ट। हालांकि काट कहीं से ऐसा रूल कोई नहीं है, यहाँ से काट दो, यहाँ से तो क्या फर्क पड़ेगा, रास्ते तो ब्लॉक करना है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप इसको काटो, है ना। देखो अब यहाँ पे इसको वाल डिफरेंस, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, नहीं मतलब है। तो कहने मतलब ये है कि फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कड़ी हो गया। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब काटते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब काटा है, ट्यूबेक्टोमी। वाज डिफरेंस काटा है, इसे बोलेंगे वेसिक्टोमी। वाज डिफरेंस, वेसिक्टोमी। ट्यूब काटा है, ट्यूबेक्टोमी। कुछ माया कुछ, ये हम लोग बात कर रहे हैं इसके। और ये है टर्मिनल मेथड है, स्लाइसन मेथड है, सर्जिकल मेथड है, तीनों है ये। तीनों नाम से आ सकता है कि कौन सा मेथड है। देखो क्या, देखो अब इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको इधर बता देता हूँ जी। ये देखो, अब मान लो यहाँ पे कि किसी भी वजह से मान लो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो प्रेगनेंसी हो गई और उसको हटाना चाहते तो क्या क्या तरीके, रूल क्या है, देखो यहाँ लिखा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मार्क करो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसमें अमेंडमेंट किया गया कब, 2017 में। कब किया गया, 2017 में, ठीक है। was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। कह रहे कि जो इसमें कुछ संशोधन किया गया था एमटीपी एक्ट में 2017 में, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, जिससे क्या हो कि जो इलीगल जो एबॉर्शन होता है वो ना हो। इलीगल एबॉर्शन को रोकने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। देखो, रिड्यूसिंग द इंसिडेंट ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मॉडर्न। इलीगल एबॉर्शन से क्या दिक्कत होती थी, कभी कभी ज़्यादातर देखा गया था जो मदर होती थी उसकी जान चली जाती थी, उसकी डेथ होती थी, ठीक है। डेथ नहीं हुई तो उसमें ऐसा हो गया कि आगे चल के लाइफ में कभी भी वो माँ ही नहीं बन सकती, है ना, उसको बोलते हैं माँ बेटी। माँ, या तो उसकी जान चली गई या तो उसकी बच्चे की माँ नहीं बन सकती वो लाइफ में। तो दो दिक्कतें ऐसे होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसमें क्या किया गया, देखो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन द सर्टेन कंसीडर ग्रुप। कुछ केस में प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करा सकते हैं, यानी कि एबॉर्शन करा सकते हैं। उसके लिए रूल क्या, देखो यदि विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, पहली चीज क्या है, फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर करना पड़ेगा, मतलब 3 महीने के अंदर की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। माया, 3 महीने की प्रेगनेंसी, 3 महीने से अंदर की प्रेगनेंसी हो तो उसको एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल, मार्क करो यहाँ, मार्क करो, termination or certain considered regarding within the first 12 weeks of pregnancy, first 12 week pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। एक डॉक्टर की परमिशन से काम चल जाएगा, एक डॉक्टर की परमिशन से काम चल जाएगा अगर 12 हफ्ते की कम की प्रेगनेंसी है। लीगल की बात करें, लीगल नहीं, लीगल में भी रूल है। लीगल की बात कर रहे हैं, लीगल मतलब कोई बीमारी हो, सिंड्रोमिक, तो अगर 12 वीक्स या 3 महीने की कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर लिख देगा, उससे एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन इफ प्रेगनेंसी हैज लास्ट मोर देन 12 वीक, मार्क करो, लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा हो गया, मतलब इससे 24 वीक हो गए, 2 महीने हो गए मान लो, ठीक है, सॉरी 6 महीना हो गया, ठीक है, 24 वीक है ना, तो कितने, 6 महीने। तो अगर 6 महीना हो गया है, इसमें 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। पास में देखो, मोर देन 12 वीक बट फीवर देन 24 वीक, और 24 की मतलब क्या है, लगभग 6 महीने। भाई 12 वीक है ना, तो कितने महीने, 3 महीने। 24 वीक मतलब कितने, 6 महीने। तो कह रहे हैं कि 12 वीक से ज़्यादा हो और 24 वीक से कम हो,
अगर 12 वीक या 12 वीक के अंदर है तो एक ही से काम चल जाएगा, डॉक्टर दिखाए भाई ऐसी बात है तो लिख देगा तो काम चल जाएगा। लेकिन 12 वीक से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा हो और 6 महीने से कम हो, तो कम से कम 2 लोगों को डॉक्टर की परमिशन लेना पड़ेगा। टू मेडिकल मार्क टू मेडिकल मस्ट बी ऑफ ओपिनियन फॉर्म इन द गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी बस है उनकी परमिशन की, तभी एबॉर्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसमें आया? ठीक है, आगे देखो। और दूसरी बात ये है कि ये तो खैर मैंने लीगल की बात की है, लीगल की बात नहीं कर रहे हैं, लीगल में 2 ऐसे कंडीशन चाहिए। अब कह रहे हैं किस किस कंडीशन हो सकता है, देखो abortion. The continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. करें प्रेगनेंसी होने से मदर के जान को खतरा हो, ठीक है, या उसके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को खतरा हो, फिजिकल या मेंटल हेल्थ जो है उसकी खराब हो सकती है, उस केस में अबॉर्शन करा सकते हैं। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ चाइल्ड वर born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to is seriously handicapped। मतलब ये कहने का मतलब एक केस तो ये हो गया। दूसरा जो आने वाला बच्चा है प्रेगनेंसी में वो क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सिंड्रोमिक है, पागल है, उस केस में भी क्या करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। तो ये लीगल एबॉर्शन की बात कर रहे हैं कि 3 महीने के कम है तो एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए, और 3 महीने से ज्यादा है, 6 महीने से कम है तो 2 चाहिए, और 6 महीने ज्यादा है तो तब नहीं होगा, बहुत लेट हो जाता है, फिर तो उसको डिलीवर कराना ही पड़ेगा, उसमें मर जाएगी मदर। पास में कुछ 6 महीने से ऊपर जो है नहीं हो सकता। मैं कुछ हम लोग बात कर रहे हैं रूल, अब हम लोग पढ़ेंगे एमटीबी के बारे में, कुछ ऊपर पॉइंट पढ़ेंगे, इसको करा देंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। आई होप अगले टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो अगला आपका चैप्टर होगा कौन सा, इकोलॉजी पढ़ा है आपको, इकोलॉजी पढ़ा देंगे। तो रिवाइज कर लीजिएगा, आई होप ये खत्म हो गया होगा ना इसके बाद है? अरे इसमें बहुत कुछ है अभी, दिख रहा है आपको बाकी नेक्स्ट टाइम करा